हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 3 साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। साइबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो साइबर है, साइबर का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट की दुनिया को ही साइबर कहा जाता है। और जो साइबर है ये ग्रीक भाषा के शब्द साइबरनेटिक से बना है, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड साइंटिफिक सिस्टम। और इस चैप्टर में हम साइबर के बारे में पढ़ेंगे। देन साइबर में कौन कौन से आपको खतरे हो सकते हैं कि जब आप इंटरनेट पे काम करते हो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा उन खतरों से बचने के लिए कौन कौन सी सुरक्षा टेक्निक आप यूज कर सकते हो वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पायरेसी, डिफाइन इट, कि पायरेसी क्या होती है। पायरेसी इज अ साइबर क्राइम, कि पायरेसी एक साइबर क्राइम है। When a software or other content is copied and sold in the market by a person without the consent of its original owner, then such crime is called piracy. Piracy causes financial loss to the original owner of the software or content. For example, piracy of software, audio, and video content becomes common. मीन्स कि इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी और व्यक्ति का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर बेस्ड जो कंटेंट है उसका जो असली ओनर है उसकी परमिशन के बिना अगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कॉपी करके उसकी डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में बनाकर बेची जाती है तो उसको पायरेसी बोलते हैं। इससे जो ओनर होता है उसको काफी नुकसान होता है। मार्केट में आपने कई बार सीडी या डीवीडी लेने जाते हो, अब देखो जो ओरिजिनल डिस्क है वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी जो लेफ्ट साइड आपको नजर आ रही है, लेकिन जो पायरेटेड होगी वो इस तरह की होगी। इसलिए आपने जब भी मार्केट जाना है, कोई सीडी लेनी है, डीवीडी लेनी है, किसी मूवी की, किसी गेम की, गानों की, तो वो आपने ओरिजिनल लेनी है, वो पायरेटेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने वो सॉफ्टवेयर या सीडी या डीवीडी तैयार की होती है उसने उस पर बहुत मेहनत की होती है और पैसे खर्चे होते हैं, इसलिए पायरेटेड सीडी यूज नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट वेब जैकिंग, कि वेब जैकिंग क्या होती है। वेब जैकिंग इज आल्सो ए साइबर क्राइम। वेब जैकिंग इज एन अनऑथराइज्ड ऑपरेशन सेम एज हाईजैकिंग। इट मींस हैकर हैक्स a website for personal gain and change the information of that website। मींस कि वेब जैकिंग भी हाईजैकिंग की तरह एक अनऑथराइज्ड एक्शन है। इसमें कोई हैकर क्या करता है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट को हैक कर लेता है और उसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देता है, जिसमें क्या होता है कि उस वेबसाइट की सूचना चेंज हो जाती है लेकिन जिस पर्सन की साइट होती है उसको पता नहीं चलता कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई है। कुछ समय पहले वेब हैकरों के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बॉम्बे क्राइम ब्रांच की वेबसाइट को हैक किया गया था, जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्या थी, वेब चेकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर स्लैमी अटैक्स, कि स्लैमी अटैक क्या होते हैं। स्लैमी अटैक इज आल्सो ए साइबर क्राइम। इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैमी स्लाइसिंग, इसको स्लैमी स्लाइसिंग भी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द डेंजरस ऑनलाइन अटैक। इट इज एन एक्शन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। स्लैमी अटैक्स आर मोस्ट कॉमन इन द बैंकिंग सेक्टर। In this type of attack, a very little amount of money is transferred to the attacker's account from the account of a person after regular short time intervals। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो स्लैमी अटैक होते हैं जो नॉर्मली बैंकिंग फील्ड में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इस ये जो ऑनलाइन अटैक है इसमें जो बैंक के कस्टमर हैं उनका क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसे इस तरह से टारगेट किया जाता है कि उस व्यक्ति के अकाउंट से थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफर होते जाते हैं। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो जब उस अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकलेंगे तो दूसरे पर्सन को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपने भी क्या करना है, अगर आपके पास ऑनलाइन नेट बैंकिंग है, पेटीएम है,
गूगल पे है या डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो अपने अकाउंट को बैंक जाके चेक जरूर करना है, या पासबुक कंप्लीट जरूर करवानी है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चेक जरूर करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके खाते में से पैसे कट रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसकी कंप्लेंट बैंक को जरूर की जाए, ताकि आप इस्लामी टैक्स से बच सको। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, की एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पहले आपको वायरस के बारे में बताना चाहूंगा कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को खराब करता है, और एंटीवायरस का मतलब है कि जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। तो एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस। की एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। एंटीवायरस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस फ्रॉम ए कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर में जो वायरस है उसको आने से रोकता है, उसको स्कैन करता है, ढूंढता है और डिलीट कर देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मालवेयर, इसको एंटी मालवेयर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवीजी, मैकेफी, कैस्परस्काई, नोटन, पेंडा, नोट 32, गार्डियन, क्विक हिल, ये कुछ एंटीवायरस है जो आपके कंप्यूटर में होने चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि फ्री वाले एंटीवायरस यूज नहीं करने को। जो फ्री वाले एंटीवायरस होते हैं वो ट्रायल पीरियड के लिए होते हैं, कुछ देर के लिए चलते हैं, उसके बाद जैसे उनका टाइम पीरियड एक्सपायर होता है तो वो काम करना बंद कर देते हैं और आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। इसलिए जब भी एंटीवायरस लेना है वो पेड लेना है, ना कि फ्री वाला। तो 5वां क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन साइबर स्पेस एंड WWW। साइबर स्पेस और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है। लेफ्ट साइड पे मैंने लिया है साइबर स्पेस। देयर इज नो फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर स्पेस। जो साइबर स्पेस है ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट साइड पे, WWW इज एन इलेक्ट्रॉन टर्म दैट कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल टर्म। जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक फिजिकल टर्म है। नंबर 2, cyberspace is an electronic environment in which the world of internet, in which all internet users interact with each other। कि साइबर स्पेस एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है या एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जितने भी इंटरनेट यूजर हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और राइट साइड पे, WWW इज प्लेस वेयर लिंक्स ऑफ वेब पेजेस और URL ऑफ ऑल वेब सर्वर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट आर स्टोर्ड। कि WWW में क्या है कि जितनी भी वेबसाइट हैं उनके लिंक्स हैं, उनके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब एड्रेस हैं, वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में। तो हम कह सकते हैं कि जो साइबर स्पेस है ये इंटरनेट की दुनिया में कोई फिजिकल प्लेस या वस्तु नहीं है और इसको फिजिकल लेवल पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो इंटरनेट यूजर है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसको हम पकड़ नहीं सकते, ना ही देख सकते, बस इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो इसको वेब या W3 भी कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो साइबर स्पेस से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन फर्क क्या है कि जो साइबर वर्ल्ड है, जो साइबर स्पेस है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि जो WWW है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग वेब सर्वर्स के जो IP एड्रेस है या URL है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। 6th क्वेश्चन है, टेल 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IT एक्ट 2000। कि IT एक्ट क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये एक्ट भारत सरकार की तरफ से 17 अक्टूबर 2000 को लॉन्च किया गया था, जिसको जिसको IT एक्ट 2000 का नाम दिया गया था। इसको IT एक्ट 2000 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब लोग इंटरनेट यूज करना शुरू हुए तो उसके बाद इंटरनेट पे खतरे भी पैदा हो गए जिसको बोलते हैं साइबर क्राइम। उस तरह के खतरों से बचने के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में IT एक्ट तैयार किया। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नंबर 1, लीगलाइज इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन एंड डाटा कम्युनिकेशन। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सूचना और डाटा संचार को कानूनी मान्यता देना कि ये लीगल है। नंबर 2, फैसिलिटेट ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। कि डाटा और सूचना को ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा प्रदान करना। मीन्स कि हम अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3, इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स अक्रॉस इंडिया। कि ई कॉमर्स को पूरी भारत में लागू करना। ई कॉमर्स का मतलब कि जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं दैट इज ई कॉमर्स, जिसको ई व्यापार भी बोल सकते हैं। नंबर 4 है प्रमोटिंग ई कॉमर्स।
इसके साथ ई बिजनेस या ई व्यापार को उत्साहित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ई कॉमर्स के साथ जुड़े। तो ई कॉमर्स जैसे अलग अलग वेबसाइटें हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, हम वहाँ से ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, तो वो आपका क्या है, ई कॉमर्स। तो ये भी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये IT एक्ट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर साइबर अटैक्स, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। ये साइबर हमले क्या होते हैं, कोई 5 तरह के साइबर हमलों के बारे में बताओ। साइबर वर्ड का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट पे हम जो भी काम करते हैं दैट इज साइबर। अगर आप इंटरनेट पे कोई आपका डाटा हैक करता है, कोई आपका डाटा चोरी कर लेता है, तो इस तरह के जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बोलते हैं साइबर हमले या साइबर अटैक। सो ए साइबर अटैक इज एनी अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर और नेटवर्क विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज। कि साइबर हमला एक ऐसा हमला है जिसमें कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर या नेटवर्क के डाटा को खराब कर सकता है या चोरी कर सकता है। तो जो इंटरनेट वर्ल्ड है वहाँ पे साइबर हमले बहुत इंक्रीज हुए हैं, इसलिए जब भी आपने इंटरनेट पे काम करना है तो जो सिक्योरिटी मेजर है उनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर अटैक्स की। तो जो साइबर अटैक है वो इस तरह के होते हैं। नंबर 1, पायरेसी। When a software or other content is copied and sold in the market by a person without the consent of its original owner, then such crime is called piracy. For example, piracy of software, audio and video content becomes common. मतलब साइबर खतरों में जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर आधारित सामग्री को उसके असली जो मालिक है उसके बिना परमिशन के और इच्छा के कॉपी करके अगर उसको आगे बना के बेचता है, मतलब डुप्लीकेट कॉपी बेचता है, तो उसको पायरेसी कहा जाता है। तो आजकल सॉफ्टवेयर, ऑडियो और वीडियो की पायरेसी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपने ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में कोई CD DVD लेने जानी है वो ओरिजिनल खरीदनी है, पायरेटेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने वो सॉफ्टवेयर या CD या DVD तैयार की उसने बहुत मेहनत की होती है, तो उसकी मेहनत खराब नहीं करनी और ओरिजिनल CD या DVD लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका है पॉइंट वेब जैकिंग। इन दिस टाइप ऑफ साइबर अटैक hacker hacks a website for personal gain and change the information of that website। मीन्स ये जो वेब जैकिंग है ये भी एक हाईजैकिंग की तरह होती है, जिसमें एक अनऑथराइज्ड पर्सन क्या करता है कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट को जैक करके उसने अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं, जिससे वो क्या करता है कि किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बॉम्बे क्राइम ब्रांच की वेबसाइट को भी हैक किया गया था, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वो क्या थी, वेब जैकिंग। नंबर 3, स्लैमिंग अटैक। Slamming attacks are more common in the banking sector. In this type of attack, a very little amount of money is transferred to the attacker's account from the account of a person after very short interval। जो स्लैमिंग अटैक है ये सबसे खतरनाक ऑनलाइन हमलों में से एक है। इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। इस तरह के ऑनलाइन हमले मोस्टली बैंकिंग फील्ड में होते हैं। इस टाइप के ऑनलाइन अटैक में किसी बैंक के जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को इस तरह से टारगेट किया जाता है कि उसमें से थोड़े थोड़े समय के बाद पैसे निकलते रहते हैं, लेकिन उस पर्सन को पता नहीं चलता कि मेरे खाते से पैसा निकल रहा है। इसलिए अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, फोन पे है, तो आपने ध्यान रखना है, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, तो अपने बैंक अकाउंट को थोड़ी थोड़ी देर बाद बैंक में जाके चेक करना है कि आपके खाते में से कोई पैसे तो नहीं ट्रांसफर है किसी और के अकाउंट में। अगर आपको लगता हो रहे हैं तो आपने बैंक में उसकी कंप्लेंट करके अपने उस अकाउंट को ब्लॉक करवा देना, ताकि वो ज्यादा पैसे ट्रांसफर ना कर सके। एंड नंबर 4, स्टॉकिंग। Stalking is the use of internet or electronic means to harass an individual. It may include threats, identity theft, or gathering information that may be used to harass। कि ये जो स्टॉकिंग है इसका काम क्या होता है, इस स्टॉकिंग में
कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे पर्सन को थ्रेट करके या धमकी दे के या उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसको हरास कर सकते हैं। जो स्टॉकिंग वर्ड है इसका जो मेन इंग्लिश वर्ड है इसका मीनिंग है पीछा करना या पीछे पड़ जाना। तो इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध या कोई ऐसा संदेश भेजता है जो उसको परेशान कर दे तो उसको स्टॉकिंग बोलते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई बंदा आपको हरास कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर दो और रिपोर्ट कर दो, जिससे वो आगे आपको मैसेज नहीं भेज पाएगा। नंबर 5, हैकिंग। When a cyber criminal uses some kind of technology to steal and misuse sensitive information available on computer, network, internet, then it is called hacking। कि अगर कोई पर्सन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रहा है, उसको चोरी कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हैकिंग। आजकल हैकिंग बहुत बढ़ चुकी है। जो हैकिंग है इसका मतलब होता है चीर फाड़ करना या काटना। इसमें क्या है कि कोई भी जो साइबर क्रिमिनल है वो आपके कंप्यूटर को, वेबसाइट को या आपकी ऑनलाइन आईडी को खराब करके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नंबर 2 है डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ साइबर अटैक्स इन डिटेल। कि साइबर अटैक के क्या कारण हैं? Causes of cyber attacks are as following. Number 1, easy access to the internet. The main reason for the increase in cyber attacks is that the internet has become easier for everyone to use because internet service packs are available at very low rates। साइबर हमले बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग हैं आजकल इंटरनेट तक आसानी से पहुंच गए। मार्केट में अलग अलग जो कंपनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो बहुत सस्ते रेट पे इंटरनेट के कनेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे कुछ समय पहले कुछ कंपनी ने फ्री में इंटरनेट दे दिया था। अब भी कई कंपनी ऐसी है जो बोलती है कि 3 महीने के लिए फ्री नेट यूज करो, न्यू सिम लो। तो लोग इस चक्कर में पड़ के इंटरनेट को उसके पैक ले लेते हैं, जो साइबर अटैक होने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो नंबर 2 है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। द अनदर रीजन फॉर राइज इन साइबर अटैक्स इज दैट पीपल हैव वेरी लिटिल technical knowledge and they accidentally open any link or website where they enter personal information such as credit card or debit card number। साइबर हमले बढ़ने का एक ये भी कारण है कि लोगों को तकनीकी जानकारी जो है बहुत कम है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटरनेट हर पर्सन के पास पहुंच चुका है, बट लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। वह बिना सोचे समझे कैसे कई ऐसे लिंक्स या वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और उनके झांसे में आके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, एटीएम की पिन वगैरह बता देते हैं, जिससे उनके साथ साइबर अटैक उनके अकाउंट पे हो जाता है और उनको नुकसान हो जाता है। नंबर 3 है नो यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। द अनदर रीजन फॉर द इंक्रीज इन साइबर अटैक इज दैट people don't use security and privacy while using internet। साइबर हमले बढ़ने का एक ये भी कारण है कि बहुत सारे जो इंटरनेट यूजर हैं वो इंटरनेट यूज करते समय किसी भी तरह की सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे जो साइबर क्रिमिनल है वो आसानी से उनके कंप्यूटर या ऑनलाइन खाते को आसानी से एक्सेस करके उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 4 क्रिमिनल विजडम और फीलिंग ऑफ रिवेंज। आपराधिक बुद्धि जाम बदले की भावना। साइबर अटैक्स आर आल्सो इंक्रीज नाउडेज बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल इंटेलिजेंस एंड रिवेंज ऑफ मैनी पीपल। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं उनमें आपराधिक बुद्धि और बदले की भावना के कारण भी साइबर हमले बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो किसी भी राजनीतिक या व्यापारिक रंजिश के चलते शारीरिक हमले की जगह पर साइबर हमले के थ्रू अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। तो ये भी एक कारण है साइबर हमले बढ़ने का। एंड नंबर 5 है इग्नोरेंस ऑफ आईटी क्राइम एंड लॉ। आईटी अपराध और कानून की अज्ञानता कि लोगों को आईटी क्राइम और कानून के बारे में नॉलेज नहीं है। द साइबर अटैक्स आर आल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज पीपल ऑफ आवर कंट्री डोंट हैव नॉलेज ऑफ आईटी क्राइम्स एंड रिलेटेड लॉज। The IT Act 2000 has been created to control the cyber attacks in India। आपको बताना चाहूंगा कि IT एक्ट जो है 2017 अक्टूबर 2000 को
लॉन्च किया गया था इंडिया में साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो आप साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में पुलिस ने साइबर सेल बनाया हुआ है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो कि मान लो आपका कोई, आपके खाते से पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए या आपको कोई ऑनलाइन धमकियां दे रहा है या सोशल मीडिया पे कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मालवेयर, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ मालवेयर, कि मालवेयर क्या होते हैं, फिर 5 तरह के मालवेयर के बारे में बताओ। Malware is a combination of two English words, mal and ware, where mal means malicious and ware means software. Means कि माल का मतलब है कि दूषित और वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर, कि वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को दूषित कर सकते हैं। सो मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन इन्फेक्ट और डैमेज आवर कंप्यूटर, कि मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है या दूषित कर सकता है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ मालवेयर आर, नंबर 1 एडवेयर। Adware is a malicious software that enters a computer through an add-on and corrupts the computer. कि एडवेयर वो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो किसी एड ऑन के द्वारा हमारे कंप्यूटर में दाखिल होकर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी आप कभी इंटरनेट पे काम कर रहे हो, कोई आपको एड ऑन दिखाई दे तो उस पर क्लिक नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना या क्लोज कर देना। नंबर 2 है स्पाईवेयर। Spyware is a malicious software that enters a computer without permission, and the user is not even aware that their confidential information is being passed to an unknown person. It acts like a spy on computer. वैसे जो स्पाई है इसका आपको मतलब पता ही है कि स्पाई का मतलब होता है जासूस। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे दूषित सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी बिना परमिशन के सिस्टम में या कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं, तो जिसके बारे में कंप्यूटर यूजर को पता भी नहीं चलता कि उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो किसी अनजान व्यक्ति के पास जा रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की जासूसी करते हैं उनको स्पाईवेयर कहा जाता है। नंबर 3 है कंप्यूटर वायरस। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन सोर्सेज अंडर सीज, जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खतरे में आ जिसको वायरस बोलते हैं। इट इज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट करप्ट्स कंप्यूटर्स डाटा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा दूषित सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के डाटा को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर में होता है विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 या मोबाइल में एंड्रॉइड। जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को खराब करता है या डाटा को खराब कर सकता है उसको बोलते हैं वायरस। नंबर 4 रैनसमवेयर। इट इज अ malicious सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स ए कंप्यूटर एंड लॉक्स द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक ऐसा दूषित सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में एंटर करके आपके कंप्यूटर को लॉक कर सकता है। द अटैकर डिमांड्स ए रैंसम मींस फिरौती मनी फॉर अनलॉकिंग द कंप्यूटर। वो पर्सन आपसे बाद में फिरौती मांगता है या पैसे मांगता है आपके सिस्टम को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे आपके सिस्टम का वो डाटा उड़ा देगा, तो मे बी आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपको चाहिए हो। तो रैंसमवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को खराब कर सकता है। तो रैंसमवेयर है, ये शब्द बना है रैम से, रैंसम से, और रैंसम का अर्थ होता है फिरौती, कि कोई पर्सन आपके सिस्टम को लॉक करके आपसे पैसे मांगता है उसको ठीक करने के बदले में, अनलॉक करने के बदले में, तो उसको बोलते हैं रैंसमवेयर। एंड नंबर 5 है स्टीलवेयर। जो स्टील शब्द है इसका अर्थ है चोरी, मीन्स इट इज अ मालवेयर दैट इज क्रिएटेड टू स्टील एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। This software usually affects the exchange of money in the banking sector. मतलब कि ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें किसी तरह की जरूरी सूचना को चोरी करने के लिए ये बनाए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर आमतौर पर बैंकिंग फील्ड में पैसे के लेन देन को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके खाते में से पैसे किसी अननोन व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो नंबर 4 है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स। कि साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। साइबर अटैक से अपने कंप्यूटर को बचाना है, मोबाइल को, नेटवर्क को या डाटा को बचाना, उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। इट इज ऑल्सो नाउन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी कहा जाता है। द साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 ऑथेंटिकेशन, इसको प्रमाणीकरण भी बोलते हैं।
It is a security technique in which the user of computer has full rights to decide who should be allowed to use his computer system and who should not. मतलब ये एक ऐसी सुरक्षा टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर यूजर के पास ये पूर्ण राइट होता है कि उसके कंप्यूटर सिस्टम को किसको यूज करने की परमिशन है और किसको नहीं है। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी का मेथड है। नंबर 2 है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। We should always use strong password to protect all types of ID from any misuse। मतलब कि अगर आप अपनी ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी या नेट बैंक की आईडी, कोई भी आईडी यूज करते हो, उस पे आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है। पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रॉन्ग सो दैट हैकर कैन नॉट ब्रेक और स्टील देम। कि पासवर्ड इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या शक्तिशाली होना चाहिए कि कोई पर्सन उसको आसानी से ब्रेक ना कर सके। और पासवर्ड जब आपने लगाना है तो ये ध्यान रखना, अपने नाम पे, मोबाइल नंबर पे, डेट ऑफ बर्थ पे कभी भी पासवर्ड नहीं लगाना। और पासवर्ड जब लगाना है उसमें अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक और स्पेशल सिंबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों आप यूज कर सकते हो। नंबर 3 है इनक्रिप्शन। इट इज ए सिक्योरिटी टेक्निक दैट कन्वर्ट्स पासवर्ड्स और इंफॉर्मेशन इनटू स्पेशल सिंबल्स। ये क्या करती है कि अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो, वर्ड टाइप कर रहे हो, जिसको स्पेशल सिंबल में कन्वर्ट कर देती है इनक्रिप्शन। दैट आर नॉट अंडरस्टूड, ओनली फीलिंग पर्सन और रियल यूजर कैन अंडरस्टैंड इट। जो पर्सन कैरेक्टर्स को एंटर कर रहा है या रियल यूजर है उसको ही पता है वो क्या एंटर कर रहा है। इनक्रिप्शन के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि डाटा को कोड वर्ड की फॉर्म में चेंज करना, या ऐसी फॉर्म में चेंज करना जिसको कोई पढ़ ना सके। जैसे आप कई बार पासवर्ड लगाते हो तो पासवर्ड आपको पता है पासवर्ड क्या लिख रहे हो, फिर दूसरे पर्सन को ये लगेगा कि आप स्टार की लैंग्वेज में लिख रहे हो या डॉट के पैटर्न में लिख रहे हो। नंबर 4 है एंटीवायरस। एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस। कि एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को या नेटवर्क को वायरस से बचाता है। दैट इज एंटीवायरस इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस फ्रॉम ए कंप्यूटर। ये एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, उसको स्कैन करता है और डिटेक्ट करता है और डिलीट भी कर देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मालवेयर। फॉर एग्जाम्पल एवीजी, मैकेफे, कैस्परस्काई, नोर्टन, गार्डियन, क्विक हील, ये कुछ ऐसे एंटीवायरस हैं जो आपके कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। और एंटीवायरस यूज करते समय ये ध्यान रखना कि एंटीवायरस आपका ट्रायल पीरियड वाला ना हो, पेड हो। क्योंकि अगर आप एक फ्री वाला एंटीवायरस यूज करते हो, ट्रायल वाला यूज करते हो, थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाएगा और वायरस आपके सिस्टम में एंटर करके आपके कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं। इसलिए जब भी एंटीवायरस लेना आपने पेड लेना है। नंबर 5 है फायरवॉल। इट इज अ सिक्योरिटी टेक्निक दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस और एनी अदर टाइप ऑफ साइबर अटैक। It is a strong wall that protect our computer from all kinds of malware। ये फायरवॉल भी एक साइबर सिक्योरिटी टेक्निक है जो आपके कंप्यूटर को वायरस से और अलग अलग तरह के जो साइबर अटैक्स हैं उससे बचा सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये ऐसे मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें फायरवॉल ऑलरेडी अवेलेबल होती है। इसको आप इनेबल या डिसेबल अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर आप इसको नेट यूज करते हो तो फायरवॉल को इनेबल रखो जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। नंबर 5, व्हाट इज आईटी एक्ट 2000 डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। कि आईटी एक्ट 2000 क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है। इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। द आईटी एक्ट 2000 was passed by Government of India on 17 October 2000। It was created to legalize and rationalize use of information technology in view of cyber threats। It is also known as ITA 2000। मीन्स कि इंडिया में साइबर खतरे बहुत बढ़ रहे थे, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा था, इसलिए इनसे बचने के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कानूनी दायरे के अंदर लाने के लिए और तर्क संगत बनाने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने या केंद्रीय सरकार ने 17 अक्टूबर साल 2000 को एक एक्ट पास किया जिसको नाम दिया गया आईटी एक्ट 2000 या आईटीए 2000। बाद में अक्टूबर 2008 में इस एक्ट में थोड़ी सी अमेंडमेंट की और उसके बाद इसका जो पूरा कंट्रोल है वो सर्ट इनको दे दिया, मींस इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को। बाद में कोई नई चीजें ऐड की गई, बाद में इसको नया नाम दिया गया आईटी एक्ट 2008। तो पहले नाम शुरू क्या किया था आईटी एक्ट 2000, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट करके इसका नाम कर दिया
IT एक्ट 2008। अब बात करते हैं फीचर्स की। नंबर 1, डिजिटल सिग्नेचर इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इट। मीन्स कि इस एक्ट में डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता दी गई है। जैसे हम पहले नॉर्मल सिग्नेचर का करते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, इट गिव्स फुल रिकॉग्निशन टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीन्स कि इसमें जो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है के द्वारा किए जाने वाले हर तरह के फाइनेंशियल जो लेन देन होते हैं उनको पूरी तरह से मान्यता दी गई है। नंबर 3, इट इज फुली कंसर्न विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मीन्स कि ये एक्ट पूरी तरह से साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस, जैसे हम Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान मंगाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नंबर 4, this provides for legal recognition of government offices and agencies to fill and submit forms online। मीन्स कि इस एक्ट में जितने भी सरकारी ऑफिस हैं और एजेंसी हैं उनके जो फॉर्म हैं उनको ऑनलाइन भरने और सबमिट करने को भी कानूनी मान्यता दी गई है। नंबर 5, दिस एक्ट आल्सो लीगलाइज ऑनलाइन रिकॉर्ड्स एंड स्टोरेज। मीन्स कि जितने भी ऑनलाइन रिकॉर्ड हैं और जो स्टोरेज है उसको भी कानूनी मान्यता दी गई है इस एक्ट के अंदर। और लास्ट पॉइंट है, दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेस द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग सेक्टर। मीन्स कि इसमें बैंकिंग फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने की तकनीक को भी मान्यता दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हो। धन्यवाद।